हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर का टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। और आज हम कवर करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी रिपोर्टेड स्पीच, अफर्मेटिव या पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस की, और आज हम जानेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे किस तरीके से अप्लाई होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक प्रश्न पूछा गया है, यानी क्वेश्चन पूछा गया है। When someone asks a question, it ends with a mark, क्वेश्चन मार्क। ऑल राइट, तो जो भी सेंटेंसेस हैं जो क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं, या जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, उन्हें ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। और अगर सरल भाषा में बताऊं तो पूछताछ वाली जो बातें होती हैं, पूछताछ वाला जो कन्वर्सेशन होता है, उसी को ही इंटेरोगेशन कहा जाता है, और उसी में ही यूज़ करे हुए सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच में ये कैसे पहचानें कि यूसेज जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो मैंने सबसे पहला रूल यही लिखा हुआ है। बाकी के सभी रूल्स समझने के लिए या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक बार फिर से रिवाइज करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ा सा एक छोटा सा रिपोर्टेड स्पीच का जो रूल है वो किस तरीके से एप्लीकेबल है। तो जो पहला रूल है वो ये है, The reporting verbs we use in questions with if, whether, why, when, etc. are ask, inquire and wonder। इसका ये मतलब है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि रिपोर्टेड वर्ब्स क्या हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो रिपोर्टेड स्पीच की जो पहली वीडियो थी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस पे बनी थी, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देखें। यहाँ पर भी मैं एक क्विक रिविज़न उसका ज़रूर दूँगी, लेकिन एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूर उस वीडियो को देखें। तो यहाँ पूछा गया है जो भी रिपोर्टिंग वर्ब्स जो होते हैं, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का जो पहला हिस्सा होता है कि किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, वही रिपोर्टिंग वर्ब्स होता है। तो द रिपोर्टिंग वर्ब्स वी यूज़ इन क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो रिपोर्टिंग वर्ब्स होती है उसमें वी, इफ, वेदर, वाई, व्हेन, एट्सेट्रा, इस तरीके के जो भी वर्ड्स जब यूज़ किए जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, रिपोर्टिंग वर्ब्स में जब इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम या तो पूछ रहे हैं या किसी किस्म की इंक्वायरी ले रहे हैं। इंक्वायरी का मतलब भी होता है पूछताछ, या फिर वंडर कर रहे हैं। वंडर का मतलब भी यही है कि सोच विचार कर रहे हैं। ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें बेसिकली इस तरीके के आपको वर्ड्स मिलेंगे, इसी तरीके के वर्ड्स मिलेंगे। इफ़, वेदर, वाई, व्हेन, इस तरीके के मिलेंगे। एट्सेट्रा मतलब स्टूडेंट्स ये सोच के मत बैठ जाना कि बस ये 4 वर्ड्स याद कर लिए और हो गया। नहीं, सिर्फ ये 4 वर्ड्स नहीं होते, इसके जैसे वर्ड्स, यानी वो वर्ड्स जिन्हें इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन करते हैं। ऑल राइट, जितने भी WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, एग्जैक्टली, तो वही वाले जो वर्ड्स होते हैं वो जब हम यूज़ करते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, या तो हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हम पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, या फिर वंडर का मतलब है वही सोच विचार करना। ये एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच बेसिकली होता है वो कही हुई बात, जब हम किसी एक व्यक्ति ने कोई बात कही है और उस बात को एज इट इज़ दूसरे को समझाते हैं या एज इट इज़ दूसरे को बताते हैं, बिल्कुल भी किसी भी किस्म का चेंज नहीं करते हैं उस बात में, उसे ही कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। यूजुअली जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो विद इन
कोट्स लिखी होती है। इस तरीके के कोट्स लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये कोट मैंने यहाँ ये कोट है, ये कोट है, ये दोनों कोट हैं। तो ये दोनों कोट होने का मतलब है ये जो डेफिनेशन है, ये जो बात है वो एज इट इज़ ली गई है। इट्स एन ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी डेफिनेशन फॉर डायरेक्ट स्पीच। तो ऐसी कोई भी बात जो किसी ने कही है या लिखी है, उस बात को जब हम एज इट इज़ उठाते हैं, एज इट इज़ उस बात में बिना किसी भी चेंज के, बिना किसी भी बदलाव के जब उस बात को हम किसी और को बताते हैं एज इट इज़, तो वो विद इन कोट्स आती है वो बात। ऑलराइट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वो होती है कि किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को, किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात को जब हम किसी और तक पहुंचाते हैं तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बिल्कुल सही वैसी ही होती है। उस इन्फॉर्मेशन में किसी भी किस्म का बदलाव नहीं होता, किसी भी चीज़ की कमी या कोई भी एडिशन नहीं होता। द इन्फॉर्मेशन रिमेन्स द सेम स्टूडेंट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच, बट द वे ऑफ एक्सप्रेशन चेंजेस। जिस तरीके से हम उस बात को समझाते हैं उसमें बदलाव आ जाता है, लेकिन बात या बात की जितनी भी इंफॉर्मेशन उस बात में है उसमें किसी किस्म का कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आए, मेरे पापा मेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आए, और ये बात मैंने अपनी फ्रेंड से कही। मेरी फ्रेंड जब किसी और से, या लेट्स से मेरी फ्रेंड अपने ही पापा से कहती है कि अगर मेरी बात बताती है, या लेट्स से यहाँ पर नाम देते हैं हम ताकि आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पर हम नाम यही दे देते हैं। पिछले वीडियो भी मैंने यही नाम दिया था। तो लेट्स से अगर स्नेहा अनु से अगर ये कहती है कि मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट ला के दिया, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट ला के दिया, और ये बात उसने किससे कही? अनु से। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ। इस कॉन्वर्सेशन को अनु ने अपने पापा से कहा। अनु के पापा का क्या नाम है? राहुल। तो जब अनु ने राहुल से कहा तो उसने क्या कहा होगा कि स्नेहा के पापा ने या उसके पापा ने उसे एक गिफ्ट ला के दिया। वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट ला के दिया। मतलब स्नेहा ने जब कहा कि मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट ला के दिया, तो लेकिन अनु के लिए तो क्या हो जाएगा कि उसके पापा ने या स्नेहा के पापा ने उसे गिफ्ट ला कर दिया है। तो स्नेहा के पापा ने उसे, तो मुझे हो गया उसे, और मेरे लिए मेरे पापा ने मेरे हो गया वो या स्नेहा। तो इसी तरीके से हम ये बात दूसरे को बताते हैं, उस बात को हम खुद पर लेकर कभी नहीं बताते हैं। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस होता है। उसमें ये नहीं होता है एज इट इज़ आप नहीं एक्सप्लेन करते हैं, एज इट इज़ नहीं बताते, एंड देयर इज़ नो चेंज इन द इंफॉर्मेशन। यानी स्नेहा ने जो इन्फॉर्मेशन अनु को दी है उस इन्फॉर्मेशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा है। स्नेहा ने जो इन्फॉर्मेशन अनु को दी वो सेम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ही अनु ने अपने पापा को दी है, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी चेंज के। जो चेंजेस आए हैं वो इन्फॉर्मेशन में नहीं आए हैं, वो चेंजेस किस में आए हैं? बताने के ढंग में, कि उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लेकर आए। इज़न्ट इट? मेरे पापा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए का क्या हो गया? उसके पापा उसके लिए गिफ्ट लेकर आए। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच के दो पार्ट्स। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। अब आप सोच रहे होंगे रिपोर्टेड स्पीच का ही हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच, तो नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो अपने आप में दो हिस्सों में बढ़ जाती है, और रिपोर्टेड स्पीच का एक हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब। तो यानी रिपोर्टेड स्पीच अपने आप में दो पार्ट्स में होती है। वन पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच एंड द अदर पार्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरीके से ये रूल्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे एप्लीकेबल हैं। इंटेरोगेटिव
स्टूडेंट्स ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कौन से रूल्स जो हैं वो अफर्मेटिव नेगेटिव पे अप्लाई होते हैं और कौन से रूल्स जो हैं वो इंटेरोगेटिव पर अप्लाई होते हैं। इनको कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज विद एनी ऑफ द रूल्स। ऑल राइट, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ये एक लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले रूल्स जो हैं जो हमको समझने हैं, अगर हमें टेंसेस आते हैं तो हमारे लिए ये बदलाव, ये जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जो हमें चेंज करना है वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको टेंसेस उतने अच्छे से नहीं आते हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में टेंसेस के भी वीडियोस अपलोडेड होते रहेंगे। आप उन्हें देखें और समझें ताकि आपको टेंसेस भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट देख लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता कैसे है। सबसे पहला रूल जो होता है वो ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो डायरेक्ट स्पीच किसी भी टेंस में लिखी हो, किसी भी टेंस में लिखी हो, उसे हमें पास्ट में चेंज करना होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी डायरेक्ट स्पीच जो हुई है वो जब हुई है और जब हम उस बात को किसी और को बताने के लिए जाते हैं, जो बात आज कही गई है, जब उस बात को बताने के लिए हम कभी जाते हैं तो भले ही 1 मिनट बाद ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन जो बात कही गई है वो ऑलरेडी 1 मिनट पुरानी हो चुकी है, यानी वो बात पुरानी ही हो चुकी है, पास्ट में जा चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो उसे हमेशा हम पास्ट में लेकर जाते हैं। अब अगर डायरेक्ट स्पीच को हमें क्या देखना है कि डायरेक्ट स्पीच कौन से टेंस में लिखी हुई है। प्रेजेंट में लिखी होगी, 3 ही तो टेंसेज हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन तीनों के अलावा तो किसी में लिखी नहीं होगी। तो अगर प्रेजेंट में लिखी है तो पास्ट में ले जाएंगे। मान लीजिए ऑलरेडी पास्ट में लिखी है तो उसको थोड़ा सा और पास्ट में लेकर चले जाएंगे। और मान लीजिए अगर फ्यूचर में कुछ लिखा हुआ है तो उस अकॉर्डिंग हम पास्ट में ले जाएंगे। हमें सब कुछ पास्ट में लेकर जाना है। अब समझते हैं किस तरह। यदि आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो जब हम उसको बदल के इनडायरेक्ट में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? पास्ट सिंपल टेंस। यानी प्रेजेंट सिंपल किस में बदल गया? पास्ट सिंपल में बदल गया। नाउ अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो किस में हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच? पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये जो 1, 2, 3, 4 ये वाले जो पहले 4 रूल्स हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ही इजी है कि प्रेजेंट सिंपल तो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, ये बहुत इजी है। इसके बाद अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच, लेट्स से आपकी डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी ही पास्ट में दी हुई है, मान लीजिए अगर लिखा हुआ है उसमें पास्ट सिंपल लिखा हुआ है कि आई सॉ हर येस्टरडे, आई सॉ हर तो सिंपल ही हो गया। आई सॉ हर मतलब सीधा साधा पास्ट में लिखा हुआ है ये। अगर डायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है तो फिर क्या करना है? अगर पास्ट सिंपल में है तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, अभी अभी मैंने आपको कहा था कि अगर ऑलरेडी पास्ट में दी हुई है तो थोड़ा और पास्ट में ले जाएंगे, तो पास्ट सिंपल से और पास्ट परफेक्ट उसको बना देंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेट्स से आई वॉज रनिंग, आई वॉज रनिंग, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? जब हम आई वॉज रनिंग को जो डायरेक्ट स्पीच है अगर हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी आई हैड बीन रनिंग, आई वॉज रनिंग किस में बदल जाएगा? आई हैड बीन रनिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। एंड इफ इट इज पास्ट परफेक्ट, अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट है तो ये सबसे आसान रहेगा, क्योंकि जब पास्ट परफेक्ट होता है तो उससे ज़्यादा पास्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पास्ट परफेक्ट का देयर विल बी नो चेंज, वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, यानी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज, इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन द सेम। अब
आता है ये फ्यूचर वाला, शैल, विल या फिर कैन भी। तो अगर शैल, विल, कैन जैसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हें चेंज करते समय वो हो जाएंगे शुड, वुड एंड कुड। शुड, वुड, कुड। ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। हो सकता है कि शुरुआत में ये सब याद करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स यू better, not perfect but better and close to perfect. Alright, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आता जाएगा और आपके लिए इन क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर करना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा हम और चेंजेस देख लेते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो और किस किस तरीके के बदलाव होते हैं। टेंसेस तो हमने देख लिया और ये नोट कर लिया कि हाँ वो पास्ट में हो जाती है, ठीक है। अब हमें देखना है कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो और किस किस चीज़ पे असर पड़ेगा। वेल, समय पे फ़र्क पड़ता है, जगह का फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और अगर कोई इवेंट है तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। अब समय का फ़र्क कैसे पड़ेगा, जैसे सबसे पहले जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है वो है नाउ का। मतलब आई वॉन्ट आइसक्रीम नाउ, मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये बात अगर किसी और को कभी किसी और दिन किसी और को जब बताई जा रही है, यानी जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जा रहा है, आई वॉन्ट आइसक्रीम नाउ को जब किसी और दिन किसी और को बताया जा रहा है तो वो नाउ यानी अभी, क्या वो तब भी अभी रहेगा? नहीं, वो चेंज हो जाएगा और वो नाउ बन के क्या हो जाएगा देन, कि उसे तब आइसक्रीम तभी के तभी चाहिए थी, उसे जो आइसक्रीम है वो तभी के तभी चाहिए थी। हम ये नहीं बोलेंगे कि उसे वो आइसक्रीम अभी चाहिए थी, नो, हम बोलेंगे उसे वो आइसक्रीम तभी चाहिए थी। और अगर इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे, शी वॉन्टेड दैट आइसक्रीम देन, शी वॉन्टेड दैट आइसक्रीम देन। ऑलराइट, तो नाउ किस में बदल गया, देन में बदल गया। अब यहाँ टाइम मान लीजिए मैंने आपको बताया कि टाइम में चेंज आता है, तो टाइम में किस तरीके के टाइम में चेंज आता है, जैसे नाउ या टुडे या इस तरीके या टुमारो, ये भी तो समय बताने का ही तरीका है कि पहर बताई जा रही है, ठीक है, एक काल समझाया जा रहा है दैट नाउ यानी अब, दिस टाइम अब, या टुडे या टुडे है, टुनाइट है, येस्टरडे है, टुमारो है। दिस इज़ अगेन अ वे ऑफ टेलिंग द टाइम और द डे, ये भी समय बताने का एक तरीका है। तो इनमें चेंजेस हो सकते हैं, बट लेट्स से अगर टाइम है 8 AM तो वो 8 AM तो 8 AM ही रहेगा, वो भले भूत में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, लेकिन 8 AM को आप वो चेंज नहीं कर सकते। ये तो स्पेसिफिक है तो ये तो स्पेसिफिक ही रहेगा। ऑलराइट, ये चेंज होकर नहीं हो जाएगा। अगर कोई लेट्स से अगर कोई टीवी सीरियल है, अगर मुझे एक टीवी सीरियल देखना है जो आज 8 बजे आता है, इस बारे में अगर मुझे कभी भी इस बारे में कोई इंसान किसी और को बताएगा कि उसे एक टीवी सीरियल देखना था जो 8 बजे आता था, तो दोनों ही सूरतों में 8 तो 8 ही रहेगा। 8 विल रिमेन टू बी 8 ओनली, वो उसमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, अब में तब हो जाएगा, ठीक है, अभी में तभी हो जाएगा। ये चेंजेस आते हैं जिन्हें हमें अच्छे से याद रखना है, पूरी तरीके से समझना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार। आगे बढ़ते हैं। हेयर का हो जाएगा देयर, दिस बिकम्स दैट, दीज बिकम्स दोज। यही वो सारे के सारे कुछ रूल्स हैं, और ये सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं आपको ये ध्यान रखना है, एज आई जस्ट सेड, कि प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको ये चीज़ें और क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत 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 सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अभी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जब हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, डायरेक्ट स्पीच की जब बात कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेकिन जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं तो तब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर समय की बात हो रही है, या जैसे यहाँ पर हेयर है तो हेयर इज़ अ प्लेस, तो प्लेस यहाँ पर यहाँ या वहाँ उस तरीके की प्लेसेस से है। ये नहीं है कि इंडिया है या फिर अमेरिका है, इस तरीके के अलग अलग डिफरेंस बात नहीं हो रही है। अगर जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत हमेशा भारत ही रहेगा वो नाम,
ठीक है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ही रहेगा, भारत का कोई भूतकाल नाम नहीं है, ठीक है ना, या अमेरिका का कोई भूतकाल वाला नाम, ऐसे नाम नहीं है। अगर आप कहें तो कि प्रेजेंट में वो भारत कहलाता है और जब पास्ट हो जाता है तो फिर ये हो जाता है और फ्यूचर होता है तो उसका नाम वो हो जाता है। नो, इट रिमेन्स द सेम। हाँ, यूँ अगर गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशंस चेंज करने पे आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन जो नाम होते हैं, नाम एज इट इज़ रहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं। ताजमहल रिमेन्स ताजमहल ओनली, उसको हम कुछ और नहीं बोल देते। लेकिन यहाँ पर जो हेयर है यानी यहाँ, तो वो देयर हो जाएगा कि वहाँ, ठीक है, कि यहाँ मुझे आना है, एंड द अदर पर्सन विल से कि वहाँ उसे जाना था, वहाँ उसे जाना था, यहाँ मुझे आना है एंड वहाँ मुझे जाना था। इन दिस वे इट चेंजेस। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड एज आई जस्ट सेड कि विथ प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसी के साथ आपको इसकी एक क्लैरिटी बेहतर आती जाएगी और ये सभी आपको याद भी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो रूल आता है एक निकल के, वो क्या है? वो सबसे पहला रूल है द वर्ड्स इफ़ or whether. If or whether are used to report questions which begin with do, will, can, have, are, etc. These questions can be answered yes or no. Now, अब एक चीज़ समझें, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका जब वो आपसे पूछे जाते हैं तो आप उसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं डू यू लाइक कॉफ़ी, यानी आपको कॉफ़ी पसंद है, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं कि हाँ मुझे पसंद है, ना मुझे नहीं पसंद है। अब यहाँ ये मत सोचने लग जाइएगा कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि ठीक लगती है। There can be so many answers, लेकिन yes और no में आंसर देना पॉसिबल है इस क्वेश्चन का, ऑलराइट। लेकिन अगर वही मैं आपसे पूछूं what is your name या what do you do, in which class you are, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, या आप किस क्लास में हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको येस और नो में नहीं आंसर दिया जा सकता है। वहाँ आपको एक स्पेसिफिक उस सवाल का जवाब ये देना होगा कि आपका क्या नाम है, तो आप अपना नाम बताएंगे, वहाँ येस या नो नहीं बोलेंगे, ऑलराइट, अनटिल अनलेस आपका नाम येस या नो है, ऑलराइट। तो इसीलिए ये हमको समझना है कि जो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उस तरीके के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम इफ़ या वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? या तो लगाएंगे इफ़ या लगाएंगे वेदर। इनका मतलब क्या होता है कि अगर, या इफ़ को हम यही कहेंगे कि अगर या यदि, ठीक है, तो ये इसके मतलब होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि क्या इस सवाल को हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। एक मैंने बता दिया जिसमें हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, तो उसमें जो रूल्स अप्लाई होते हैं हम अभी अभी पढ़ेंगे। अगर कोई ऐसा सवाल है जहाँ येस और नो में जवाब नहीं दिया जा सकता, उसके अलग रूल्स हैं। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा कैटेगरीज ज़रूर हैं, बहुत टाइप के डिवाइड ज़रूर किया गया है बहुत तरह से, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही ईजी है। तो हमें यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उसके पहले एक और चीज़ नोट डाउन कर लें कि जब हम सेड टू, यहाँ पे जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अमित सेड टू मी, यहाँ पर अमित भी है, अमित क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? वो विषय जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ किस विषय पर बात हो रही है? अमित पे। वी आर टॉकिंग अबाउट whom? वी आर टॉकिंग अबाउट अमित। सो द सब्जेक्ट इज हु? अमित becomes the subject and then comes me, यानी there is this other person. me यहाँ पर वो दूसरा व्यक्ति है जिससे बात हो रही है। तो कौन किससे बात कर रहा है? दोनों व्यक्ति हैं, तो जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो सब्जेक्ट हो जाता है और वो जिससे बात कर रहा है वो है ऑब्जेक्ट। सो मी इज ऑब्जेक्ट एंड अमित इज
सब्जेक्ट, ऑलराइट। अब बीच में बचा ये सेड टू, तो जब सेड टू आ गया तो सेड टू क्या हो गया है हमारा, सेड टू बिकम आस्क्ड। अगर आपको ध्यान है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसमें अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात हो रही थी, तो वहाँ पर ये सेड टू क्या बन रहा था, वहाँ ये बन रहा था या तो टोल्ड बन रहा था या रिप्लाइड, ये बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ सेड टू बन रहा है आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, ठीक है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। तो पूछा, ये जो पूछने का जो शब्द है, आस्क्ड का मतलब होता है पूछना, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि सवालों की बात हो रही है, क्वेश्चंस की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सो व्हाट विल कम हियर, आस्क्ड विल कम हियर। क्या आएगा, आस्क्ड। चूंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, सवाल जवाब की बात कर रहे हैं, तो पूछे जाने से रिलेटेड शब्द ही आएगा। कहा या बताया जैसे शब्द नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है, आस्क्ड आ गया। अब ये हटा देते हैं और क्लियरली समझते हैं। ये है पूरी हमारी डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये हिस्सा रिपोर्टेड वर्ब है और जो ये हिस्सा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जो एज इट इज़ कहीं हो, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो। और डायरेक्ट स्पीच हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पर ये कोट्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, कोट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये कोट्स यहाँ पर भी लगे हैं और यहाँ पर भी लगे हैं, ठीक है। तो जहाँ ये कोट्स लगे हों, मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस आता है जहाँ पहले मेंशन नहीं है कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अरे डायरेक्ट कौन सी है, फिर इसको इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे, राइट। तो वो समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये कोट्स हम देखें। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच विद इन कोट्स है, इट मीन्स इट्स अ डायरेक्ट स्पीच। हो गया आइडेंटिफाई। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ आते हैं। कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होते, हमेशा एज इट इज़ रहते हैं, चाहे किसी भी टाइप के सेंटेंस की हम बात करें। भाई अमित राहुल थोड़ी बन जाएगा, नहीं, अमित अमित ही रहेगा। स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रही हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश चेंज नहीं होते। Subject and object always remain the same. There will be no change at all. Alright? चलिए, अब अप्लाई करना है हमें हमारा रूल सेट टू पे। कहाँ अप्लाई करना है, सेट टू पे। तो क्या अप्लाई होता है, सेट टू क्या बन जाता है, ये नोट करने वाली बात है कि सेट टू बन जाता है आस्क्ड। क्या बन जाता है, आस्क्ड। तो यहाँ देख लीजिए क्या बन जाता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच पर आते हैं। तो सेट टू बन गया आस्क्ड, तो पूरा सेंटेंस, पूरा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो क्या बना, अमित आस्क्ड मी। क्या बना, अमित आस्क्ड मी। अब देख लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हमारी रिपोर्टेड स्पीच पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब डायरेक्ट में हमारी रिपोर्टेड स्पीच थी तो वहाँ क्या था, ये दो कोट्स थे। अब हमें ये दो कोट्स हटाने हैं। अब इतना इजीली तो ये हटने वाले हैं नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो आपसे भी करवाएंगे। इतना ऐसे कैसे बिल्कुल ही हट जाएंगे। तो आपको क्या मेहनत करनी है इन्हें हटाने से पहले, आपको इन कोट्स की जगह कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने होंगे, इस तरीके के चेंजेस लाने होंगे इसमें कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी बदलाव ना आए, किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आना चाहिए इन्फॉर्मेशन में, लेकिन मीनिंग उस अकॉर्डिंग निकल कर आना चाहिए जिस अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। यानी मैं बन जाता है वो या वह, और मेरे लिए बन जाता है उसके लिए। ये हिंदी के मैंने आपको एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं स्टूडेंट्स ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। आई विल ऑल्सो गिव examples in English as well. All right, so don't worry about that. So यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा, यानी डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है, डू यू लाइक कॉफ़ी। डू यू लाइक कॉफ़ी यानी क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। अभी अभी इसका एक मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया था। तो डू यू लाइक कॉफ़ी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर यस या नो में
देना संभव है। इट इज़ पॉसिबल टू आंसर इन येस और नो सच क्वेश्चंस, राइट। तो यही आपको सबसे पहले समझना है कि क्या हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। तो हाँ, दिया जा सकता है। अब डू यू लाइक कॉफ़ी में हमको चेंज क्या करना है? रिमेंबर द रूल्स। सबसे पहले तो जो डायरेक्ट स्पीच है उसे हमें पास्ट में ले जाना है। किस में ले जाना है? पास्ट में। अब देखिए, हम यहाँ पर सारे रूल्स लिखते भी चलते हैं और अप्लाई करते चलते हैं। सबसे पहला क्या है? क्या येस और नो में दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। क्या दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हमें जो है डायरेक्ट स्पीच को पास्ट टेंस में लेकर जाना है, पास्ट टेंस में बदल देना है। तो जब पास्ट टेंस में हमें इसको चेंज करना है तो वो कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, वो हम देखेंगे। यूजुअली तो वर्ब पे भी अप्लाई होता है और वह जब हम इसको चेंज करने लगेंगे तब देखेंगे कि कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, ये दो तो हो गए। दूसरा, जब येस और नो वाले होते हैं तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? अगर येस और नो वाले, या मैं इसको दूसरे कलर से अगर करूँ, इज इट विजिबल? ब्लू। चलो, लेट्स चेंज अनदर कलर। अगर मैं इसको अगर मैं इसके लिए ये कहूँ कि क्या येस और नो वाले जो वर्ड्स होते हैं, जब वो उसमें अगर सवाल का जवाब देना उचित पॉसिबल है, यानी वो क्वेश्चंस जिसको येस और नो में आंसर दिया जा सकता है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? वहाँ पे या तो हम उसे इफ से या वेदर से कर सकते हैं रिप्लेस। इनफैक्ट उसी इफ़ या वेदर को यूज़ करना होता है वहाँ पे। ऑलराइट, ये यहाँ लिखा भी है इफ़ या वेदर। ठीक है, आज हम इफ़ को लेकर चलेंगे, दो दो वर्ड्स नहीं पकड़ेंगे, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज। लेकिन याद हमें हमेशा से रखना है कि इफ़ और वेदर दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो इफ़ आया, अब हमको यहाँ पर ये अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो अप्लाई में एक हमको ये देखना है कि देखो ये यू है। ऑलराइट, क्या है? यू है। तो यू कौन है यहाँ पर? हमको वो भी तो आइडेंटिफाई करना होगा ना। यू कौन है यहाँ पे? यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब और जो रिपोर्टेड स्पीच है स्टूडेंट्स, उन दोनों को हमें एक तरीके से कंपेयर करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो व्यक्ति है, हमें ये ढूंढना है कि रिपोर्टेड स्पीच में वो व्यक्ति कौन है। ऑलराइट, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में हम देख लेते कौन कौन है। एक तो कौन है? अमित है। ठीक है, एक तो कौन है? अमित है। तो सबसे पहले तो हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच में ढूंढते हैं कि क्या कहीं अमित है क्या। अमित ने कहा, लेट्स से अगर मैं अमित हूँ और मैं अगर सामने पूछ रही हूँ डू यू लाइक कॉफ़ी, तो क्या पूछ रही हूँ? क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? क्या मैं जब बोल रही हूँ मैं अमित हूँ और मैं पूछ रही हूँ क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, इस सेंटेंस में कहीं भी अमित आया क्या? सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स में कहीं भी अमित का नाम या अमित का संबोधन किसी भी तरीके से है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स। तो इस सेंटेंस में कहीं भी अमित है ही नहीं। ऑलराइट, नहीं है। चलो, अमित को तो हमने ढूंढ लिया, इस सेंटेंस में नहीं है। अब हमें देखना है, दो लोग थे ना, अमित को तो हमने देख लिया, दूसरा कौन था? मी। अब हमें देखना है, अब हमें ये ढूंढना है कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं मी, ये जो भी व्यक्ति है, लड़का है या लड़की है, वी डोंट नो, लेकिन हमें ढूंढना है कि मी है क्या। डू यू लाइक कॉफ़ी, यानी अमित ने मुझसे पूछा, दिस इज अमित, अमित ने मुझसे पूछा डू यू लाइक कॉफ़ी, यानी यू कौन है यहाँ पर? ये मी है। यू कौन है? मी है। आया समझ में?
आई एम श्योर ये ज़रूर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, और अगर नहीं आया है तो आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये याद रखना है आपको कि सबसे पहला जो काम करना है, सबसे पहला काम वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों को अगल बगल में देखकर ये पता लगाना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, दो होते हैं जो लोग हैं, चाहे एक है या दो है, मिनिमम एक होता है, उससे मिनिमम तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम दो ही होते हैं यूजुअली। तो उसमें है कि किसने किससे जो कहा, वो जब रिपोर्टेड स्पीच की जब हम जाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच की ओर जब बढ़ते हैं, तो हमें वर्ब और स्पीच इन दोनों में ही कंपैरिजन करना होता है, ये देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है बेसिकली कि वर्ब वाले, रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ आने वाले जो लोग हैं, जितने भी लोगों की बात हो रही है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही, वो रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन है और कहाँ कहाँ है, ये हमें ढूंढना होता है। ठीक है। दूसरी ये बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों ही लोग मिल जाएं, हो सकता है हमें दोनों लोग मिल जाएं और हो सकता है हमें इन दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति मिले। तो कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना कि हमें मी तो मिल गया, अमित तो मिल ही नहीं रहा, वो तो खो गया। नहीं, वो कहीं नहीं खोया है। शायद सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से है कि जहाँ पर एक व्यक्ति का मेंशन नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति बोल रहा है, या जिस भी तरीके से वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उस हिसाब से हमें उसे पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ऑलराइट, तो पहली एग्जाम्पल में हमें ये पता चल गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला यू कौन है, रिपोर्टेड वर्ब में लिखा हुआ मी। ये क्लियर है? ऑलराइट, अब यू हो गया। ठीक है, अब ये जो मी है ना, ये मी जो यहाँ जाके यू बना, यही इस बात को किसी को बता रहा है, यही इस बात को बता रहा है कि अमित ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। और ये बात जब वो किसी और को बताएगा तो कैसे बताएगा कि अमित मुझसे पूछ रहा था कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, कि क्या मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो मुझे आ गया, मैं आ गया, तो मेरे लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? आई। क्या यूज़ होगा? आई। आई, तो ये यू क्या बन गया? ये यू बन गया आई। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये डिटेल में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ आने वाला मी यहाँ जाके इनडायरेक्ट में जाके आई कैसे बन गया। तो ये पूरा एक रास्ता है और अलग अलग स्टेशंस हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से पहला स्टेशन आएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला, उस स्टेशन पे रुकिए और वहाँ समझिए कि मी क्या बना है। ठीक है, उस स्टेशन से जब आगे चलते हैं, डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच वाले स्टेशन के बाद क्या आता है? इनडायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट का रिपोर्टेड स्पीच जब आया तो हमें देखना है कि वहाँ तक की जर्नी में वो चेंज होकर क्या बना है। ठीक है, तो ये हमें देखने कि ये दो स्टेशंस तो आते ही आते हैं, रिपोर्टेड वर्ब से लेके, डायरेक्ट रिपोर्टेड वर्ब से लेके इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच तक। और ये हमको स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है। ऑलराइट, एक और चीज़ याद रखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, यानी ये वाला सेंटेंस जब यहाँ पे आके चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आता है। याद रखें, कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने पे कोई चेंज नहीं आता है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमें आई पता चल गया है, तो आई वाली हमारी रिक्वायरमेंट, ये जो है यू, ये सॉल्व हो गया है, यू बन गया है आई। अब येस और नो वाले क्वेश्चंस जो हैं, येस और नो वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अगर होते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? इफ़ या वेदर। हम इफ़ पकड़ कर अगर चल रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर आ गया इफ़, क्या आ गया है? यहाँ आ गया है इफ़, तो वो भी सॉर्ट आउट हो गया। और इफ़ से वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, ये सेंटेंस के बीच में नहीं आते हैं ये वर्ड्स। चाहे इफ़ की बात कर रहे हों या वेदर की बात कर रहे हों, वो सेंटेंस के बीच में नहीं आएंगे। ऑलराइट, तो इफ़ से स्टार्ट होगा, तो इफ़ भी सॉल्व हो गया,
आई भी हो गया, और इसी का ही ये एक तरीके से रिप्लेसमेंट है, या कोट्स का भी हम रिप्लेसमेंट इसे मान सकते हैं। तो ये दोनों सॉर्ट हो गए। अब कॉफ़ी की बात हो रही है, तो कॉफ़ी ही रहती है, कॉफ़ी तो कॉफ़ी ही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो कॉफ़ी क्या हो गई है, कॉफ़ी भी हमारी हो गई है, कौन सा कलर हम लें, लेट्स टेक दिस कलर, या लेट्स टेक दिस कलर, ओके। तो कॉफ़ी और क्वेश्चन मार्क तो सेम ही रहते हैं, कॉफ़ी और जो क्वेश्चन मार्क है दे रिमेन द सेम, देयर विल बी नो चेंज। कॉफ़ी का तो कोई पास्ट टेंस होगा नहीं कि कैफ़े हो गई, नो, कॉफ़ी ही रहती है, टी ही रहते हैं। अब आया हमारा पास्ट टेंस, तो जब पास्ट टेंस आएगा तो क्या होगा, डू यू लाइक कॉफ़ी एक प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंटेरोगेटिव सिंपल टेंस है, तो लाइक हो जाएगा, लाइक क्या होगा, वी शुड चूज अनदर कलर, there are so many beautiful colors and let's say we should be using let's use this one, okay, all right। तो ये जो like है, like क्या बन जाएगा, liked बन जाएगा, liked तो yes और no वाला भी हमारा सॉर्ट आउट है, पास्ट में हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है, वो भी हमारा सॉर्टेड है। उसके बाद अगर येस और नो है तो इफ़ या वेदर से चेंज होता है तो वो भी हमारा सॉर्ट आउट है। और क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो ये तीनों ही जो हैं वो हमारे सभी सॉर्ट आउट हैं, हमने सबका इसमें आंसर कर लिया है, उसको सॉल्व कर लिया है। तो हमारा जो फाइनल सेंटेंस है वो क्या बना, फाइनल हमारी जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पहले हम पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच का हमारा सेंटेंस पूरा बनता है, अमित सेड टू मी डू यू लाइक कॉफ़ी। इनडायरेक्ट में क्या बना, अमित आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफ़ी, अमित आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफ़ी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू पुट question mark, do not forget to put question mark at the end of this sentence because it is what, ये एक interrogative sentence है। I hope students ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे हमने पहले सॉल्व किया था। राधा आस्क्ड मी, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेड नहीं लिखा है, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन आस्क्ड। तो ये चूँकि पहले से ही आस्क्ड में है, सो देयर विल बी नो चेंज। ये पूरा का पूरा जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन दैट सेम फॉर्मेट जहाँ इनडायरेक्ट में होता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट में भी सेम ही आएगा, राधा आस्क्ड मी। ठीक है, अब ये राधा आस्क्ड मी ये तो इजीली सॉल्व हो गया। नाउ कम्स रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यानी जो कोट्स हैं तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट। तो कोट्स में अगर है तो क्या है, हैव यू एवर बिन टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क। इसका अनुवाद अगर मैं करूं तो है कि क्या आप कभी जयपुर गए हैं। जयपुर हमारी पिंक सिटी और राजस्थान का कैपिटल भी है एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, ऑलराइट। तो जयपुर, हैव यू एवर बीन टू जयपुर, तो ये किसने पूछा है, राधा ने मी से पूछा है। तो डू वी हैव सब्जेक्ट, येस वी हैव सब्जेक्ट। डू वी हैव ऑब्जेक्ट, येस वी हैव ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने क्या बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, यह आइडेंटिफाई करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ पर हैं। तो राधा क्वेश्चन करने वाला कौन है व्यक्ति, राधा। तो यूजुअली जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक आसान बात ये होती है समझना कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में यानी 90% क्वेश्चंस में कभी भी
खुद का मेंशन नहीं होता। यानी अगर मैं कोई सवाल पूछ रही हूँ तो रिपोर्टेड स्पीच में मेरे बारे में नहीं होगा कहीं भी, क्योंकि मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन सी क्लास में। सो आई एम आस्किंग अबाउट द अदर पर्सन, मैं दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरा खुद का मेंशन नहीं होगा। बट हाँ, कई बार सेंटेंसेस इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि आई लाइक आइसक्रीम, डू यू। मान लीजिए अगर इस तरीके का कोई रिपोर्टेड स्पीच है दैट आई लाइक आइसक्रीम, डू यू, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके का कोई भी सेंटेंस है डू यू, तो इसका येस और नो में आंसर दिया जा सकता है कि उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पसंद है, राइट। आई लाइक आइसक्रीम, डू यू। अब मैं यहाँ पर आइसक्रीम का एग्जाम्पल बार बार दे रही हूँ क्योंकि वो एग्जाम्पल एकदम दिमाग में सेट हो गया है। यहाँ पर आइसक्रीम की जगह आप कोई और चीज़ भी लिख सकते हैं, कोई भी फूड आइटम्स, या इफ़ एनीथिंग एल्स यू वांट टू राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो आई लाइक आइसक्रीम, डू यू। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो इसके अंदर जब आई आ जाता है तो आई कौन होता है, आई वो व्यक्ति होता है, आई वो व्यक्ति होता है जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन होता है, वो व्यक्ति होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसीलिए इस तरीके के भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों आते हैं जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हों। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, यूजुअली एग्ज़ाम्स में भी इस तरीके के कम ही क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। बट लेट्स से अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ आपको ना घबराना है और ना ही कंफ्यूज होना है, क्योंकि मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको सीधा सिंपल ये देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं उन्हें ढूंढना है कि रिपोर्टेड स्पीच में वो कहाँ कहाँ है। अब चाहे एक जना है, दो जना है, 10 जना है, चाहे कितने भी लोग हैं, आपको उनको बस रिपोर्टेड स्पीच में तलाश करना है, ढूंढना है। ऑलराइट, दैट्स इट। और वो बहुत आसान है, और अभी तक भी अगर एकदम क्लियर नहीं है तो हम जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जा रहे हैं आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टू जयपुर? हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन? कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछ रही है राधा। लेकिन क्या यहाँ पे कहीं भी राधा मेंशन हो रही है? नहीं। कौन मेंशन हो रहा है? यहाँ मेंशन हो रही है मी, ठीक है, मी। तो मी कौन है यहाँ? दिस यू बिकम्स मी, ठीक है। और इस मी ने जब ये बात किसी और को बताई, यानी डायरेक्ट से जब ये इनडायरेक्ट हुई, तो ये मी क्या हो गई? आई। मी क्या हो गई? आई। तो दो स्टेशन हो गए। पहला स्टेशन हुआ हमारा रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट, एंड दूसरा स्टेशन क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट। और देखा जाए तो 3 स्टेशन हो गए भाई। हमारी गाड़ी यहाँ से चली भी तो थी, तो जिस स्टेशन से गाड़ी निकली तो 3 स्टेशन हो गए। तो शुरू कहाँ से हुई? रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट। दूसरा स्टेशन आया रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट, और तीसरा स्टेशन क्या आया? रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट। आई एम श्योर आपको ये यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे चीज़ की तरफ, जो रूल्स हैं। तो नेक्स्ट रूल कौन सा एप्लीकेबल है? अब ये देखना है कि क्या ये जो क्वेश्चन है येस और नो में क्या इसका आंसर दिया जाता है। देखिए, क्या आपसे अगर कभी पूछा जाए कि हैव यू एवर बीन टू जयपुर, तो आप हाँ या ना में क्या उसका आंसर देकर उसको ख़त्म कर सकते हैं? हाँ, कि हाँ मैं जयपुर गई हूँ, या ना मैं जयपुर नहीं गई हूँ, सिंपल। अब इसके साथ अगर कोई और एडिशनल स्टोरी है कि हाँ हम लोग एक बार बीकानेर जा रहे थे तो सोचा राजस्थान में तो है ही, जयपुर भी एक बार चक्कर लगाया थे तो हाँ हम गए, ये एडिशनल स्टोरीज़ हैं। या हम लोग एक बार जाने का प्लान कर रहे थे, फिर जाते जाते एकदम कोई काम आ गया इसलिए नहीं जा पाए तो प्लान कैंसिल हो गया। ऑल दीज आर एडिशनल स्टोरीज़। ये एडिशनल स्टोरीज़ होती हैं जिनका जो मेन जवाब है, मेन उत्तर जो है येस या नो का, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर ओनली सपोज टू आइडेंटिफाई इफ सच क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन येस और नो। क्या इस तरीके के जो प्रश्न है क्या वो येस और नो, हाँ और ना में क्या उनका उत्तर दिया जा सकता है? और यहाँ पे इसका जवाब है हाँ, उत्तर दिया जा सकता है। तो येस और नो है तो क्या आ जाता है? या तो इफ़ लगाएंगे या वेदर। हम आज इफ़ लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इफ़ आ जाएगा। कलर हम चेंज कर लेते हैं एंड वी टेक येलो कलर नाउ। यहाँ ये क्या बन गया? इफ़ बन गया। ऑल राइट, ये बन गया इफ़।
अब जैसे जयपुर है तो जयपुर ही रहेगा, वो थोड़ी अपने आप में पास्ट टेंस में बदलेगा। तो ये भी इजी है, तो इसको हम हाईलाइट करते हैं, लेट्स से वाइट कलर से हाईलाइट कर देते हैं। और हाईलाइट नहीं, मार्क कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे कोट नहीं लेना है हमको। तो जो ये क्वेश्चन मार्क और जयपुर है ना, ये रह गया सेम। हाँ, टू जयपुर, आई एम सॉरी, नॉट जस्ट जयपुर, टू जयपुर, क्योंकि वहीं जा रहे हैं ना, तो इट बिकम्स दिस। ठीक है, तो टू जयपुर भी बिकम्स द सेम। टू जयपुर हम गए और ये अभी तक हमारा सॉल्व हो गया। तो ये तीन चीज़ें तो इजीली अप्लाई हो गई हैं। अब आती है टेंसेस की बात। अब टेंसेस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको टेंसेस अच्छे से आते हैं तब तो यहाँ पर आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन मान लीजिए अगर टेंसेस में आपका हाथ थोड़ा सा तंग है, इफ़ यू आर वीक इन टेंसेस एंड यू नीड मोर प्रैक्टिस, देयर आर वीडियोज़ अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट जो टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं, आप उन्हें देखते रहिए। और टेंसेस के वीडियोस को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी टेंस को दूसरे टेंस में जब चेंज करना होता है तो कैसे किया जा सकता है। और यहाँ हमें क्या चेंज करना है, हमें यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच को पास्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या है, हैव यू एवर बिन टू जयपुर। हैव यू एवर बिन टू जयपुर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेट्स चेंज द कलर। ये एवर बिन का हो जाएगा had ever been, had ever been, all right। अब यहाँ मैं जो आपको छोटा सा होमवर्क देने वाली हूँ वो मैं ये देने वाली हूँ कि आपको बताना है कि ये वाला कौन सा टेंस है और ये वाला जो चेंज हुआ वो कौन सा टेंस है। ऑलराइट, आई होप आप ये क्वेश्चन बता पाएंगे। जिन जिन स्टूडेंट्स को जो टेंसेस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, आई एम श्योर उनके लिए इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है और मेरी तरफ से एक छोटा सा टेस्ट भी है कि मुझे जानना है कि क्या आपको ये आता है। ऑलराइट, तो जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस था वो क्या था, राधा आस्क्ड मी हैव यू एवर बिन टू जयपुर। ऑलराइट, और जब यही डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट हुई तो क्या सेंटेंस बना, राधा आस्क्ड मी इफ आई हैड एवर बिन टू जयपुर, इफ आई हैड एवर बिन टू जयपुर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा दूसरा टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला टाइप कौन सा था, पहला टाइप का इंटेरोगेटिव क्वेश्चन ये था कि जिसके जो क्वेश्चंस जो हैं जिसके जवाब आप येस और नो में दे सकते हैं। जैसे हमने अभी अभी पूछा, डू यू लाइक कॉफ़ी, येस या नो। या दूसरा जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था उसमें हमने पूछा, हैव यू एवर बिन टू जयपुर, येस और नो। क्या आप कभी जयपुर गए हैं, इसका भी आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए कि क्या आप जयपुर गए हैं, और अगर हाँ तो वो आपको कैसा लगा। ठीक है, ये हमारी कंट्री की पिंक सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उन क्वेश्चंस का जवाब या उन क्वेश्चंस पर अप्लाई होने वाले रूल्स जिनका आंसर आप सिर्फ येस और नो में नहीं दे सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, सो यू हैव टू गिव द आंसर कि आपका नाम क्या है, राइट। यानी उसको आप येस में नहीं बोलेंगे या नो में नहीं बोलेंगे, अपना नाम बताएंगे। या आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, यू स्टडी इन विच स्कूल, राइट, तो उसमें आप येस और नो नहीं बोलेंगे। तो उस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब हम उन क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। उसके पहले देख लेते हैं रूल क्या है। तो जो रूल है वो है क्वेश्चंस बिगिनिंग विद व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हिच, व्हाट। ये सब WH फैमिली के वर्ड्स क्वेश्चंस हैं। WH फैमिली कौन सी फैमिलीज होती है, बेसिकली क्वेश्चंस है। तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये जो WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं ये वही हैं। और इसमें एक क्वेश्चन हाउ से भी शुरू होता है। हाउ वॉज योर हॉलीडेज, हाउ वॉज योर हॉलीडे, ठीक है, या हाउ वर योर हॉलीडेज। ठीक है, अगर हॉलीडेज है तो क्या हो जाएगा वर,
और अगर हॉलीडे एक सिंगल हॉलीडे है तो क्या होगा, वॉज। हाउ वॉज योर हॉलीडे या हाउ वर योर हॉलीडेज। आई होप ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हाउ और इस तरीके के जो WH के क्वेश्चंस होते हैं, जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस बिगनिंग विद दीज वर्ड्स आर रिपोर्टिंग यूजिंग दीज सेम वर्ड्स। इट मीन्स वेल इट इज़ समथिंग ईजी कि यहाँ आपको किसी भी तरीके का चेंज नहीं लाना है। जैसे अगर हम पिछले की बात करें तो यहाँ पर हैव इफ़ में चेंज हो रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर वॉट लिखा होता या WH फैमिली का कोई भी वर्ड होता, कोई भी क्वेश्चन होता उस तरीके से, तो वॉट का वॉट ही रहता, ठीक है, वॉट का वॉट ही रहता। अगेन मैं आपको व्हाट इज़ योर नेम के एग्जांपल से बताती हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम का अगर आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड व्हाट वाज माय नेम। तो व्हाट तो सेम ही रहा, व्हाट वाज माय नेम, ठीक है। ये बहुत अगेन इट इज़ समथिंग वेरी सिंपल, बस एक there it is one more rule, you have to learn it, memorize it and understand it। अच्छे से उसको समझना है, वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने की ओर। सबसे पहले देखेंगे हम अपना रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पर भी आपको ऑलरेडी आस्क्ड दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वर्क ऑन इट। आस्क्ड तो आस्क्ड ही रहेगा, अगर सेड लिखा होता तो सेड को हमको आस्क्ड में चेंज करना पड़ता। यहाँ तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट है वो एज इट इज़, इनडायरेक्ट में एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्या है, संजय आस्क्ड रीना, तो इनडायरेक्ट में भी क्या हो जाएगा, संजय आस्क्ड रीना। नाउ देयर आर टू नेम्स है, टू पीपल है, दो लोग हैं। पहले भी दो लोग ही थे, लेकिन या तो मी था, ही था या शी थी, ठीक है, इस तरीके से। नाउ दोनों ही लोगों के नाम हैं आपके पास। जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, संजय, और जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, रीना। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको दोनों के नाम दिए गए हैं। अब आपका सेकंड स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप आपका आता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच पे बढ़ने का। ये सेकंड स्टेशन है स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब से हमें कहाँ आना होता है, रिपोर्टेड स्पीच की ओर। और अब हमें ये समझना है, यहाँ ढूंढना है कि संजय कौन है, रीना कौन है। ऑलराइट, तो अब हमारी ये ड्रिल आती है, हमारा सेकंड स्टेप जो है वो ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में ढूंढे कि कौन सा वर्ड है जो संजय को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा वर्ड है जो रीना को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे अगले स्टेशन की तरफ चलते हैं जो है रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट, और पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहले देखेंगे कोट्स हैं, जी हाँ बिल्कुल है। तो कोट्स हमारा ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि डायरेक्ट स्पीच है या नहीं, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है हमने यहाँ पर, ये डायरेक्ट स्पीच ही है, ठीक है। अब व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम यानी आपका नाम क्या है। स्टूडेंट्स मैंने बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस लिए हैं, इसलिए ताकि जितना इजी तरीके से आपको समझाया जा सके मैं समझा सकूं। और ये सेंटेंसेस सिर्फ इसलिए हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लेके उन्हें समझाने से अगर आपको लगे कि तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइडिया ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ हमने देखा कि संजय ने रीना से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि संजय पूछ रहा है किससे, रीना से। तो योर नेम, किसका नाम, रीना का नाम। तो योर कौन हो गया, योर बिकम्स हु, रीना, ठीक है। अब जब ये बात रीना ने हमें सेकंड स्टेशन जो है हमें समझ में आ गया कि रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट में कौन है, जो संजय कौन है, रीना कौन है। तो संजय कहीं मेंशन नहीं है, रीना मेंशन है, और रीना कौन है, योर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेशन की ओर जो कि क्या है, रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, जो रीना है वो ये बात बता रही है, किसी और को कह रही है कि संजय ने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है। संजय ने किससे पूछा, रीना से पूछा। संजय आस्क्ड रीना व्हाट वाज हर नेम, कि भाई उसका नाम क्या है। तो हर, योर बिकम्स हर, कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो रीना, भले रीना बताए या कहीं कोई और बताए,
हमें नहीं पता कि ये जो इनडायरेक्ट हुआ है, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच हुई है, बेसिकली किसने ये इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन की है। हो सकता है संजय ने की हो सकता है रीना ने की हो, या हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पर्सन भी वहाँ बैठा है उसने की हो, उसने उसका नाम पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर what was her name, अगर यहाँ पर लिखा होता what was my name, अगर my लिखा होता तो हम ये समझ जाते कि ये जो बात पास ऑन करने वाली बात है, ये कौन पास ऑन कर रहा है इस बात को, रीना ये बात किसी को बता रही है कि उसने मुझसे मेरा नाम पूछा कि मेरा नाम क्या है, या इस तरीके से, ठीक है। व्हाट वाज माय नेम, बट यहाँ पर चूंकि हर है, इट मीन्स देयर इज सम अदर पर्सन, देयर इज दिस थर्ड पर्सन जो बोल रहा है या बोल रही है व्हाट वाज हर नेम। तो ये यहाँ पर सॉल्व हुआ अच्छे से कि योर बिकम्स हर। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे आइडेंटिफिकेशन की तरफ। मैंने क्या बताया, ये जो क्वेश्चंस हैं जो WH फैमिली से होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, यानी कोई चेंज नहीं होता मतलब उस वर्ड में, लेट्स से अगर y वाला क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं तो y चेंज नहीं होगा, y एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ है what है, तो what becomes what becomes what जो है वो what का what ही रह जाएगा। there will be no change at all, understood। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमको नाम, तो नाम का फिर भी there is no change, नेम में ऐसा कोई चेंज नहीं ही होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, नेम और क्वेश्चन मार्क, इट विल रिमेन द सेम। अब यहाँ नाम जो है वो जैसे नाम का होता है नेमिंग भी हो जाता है, यू नो, ये एक अलग अलग इस डिटेल में आपको इस समय नहीं जाना चाहिए। यहाँ नेम चेंज होकर कुछ और नहीं, नेमिंग जैसा क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ बेसिकली हम एक व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका तब क्या नाम था, आपका तब क्या नाम होगा, इस तरीके की कोई बात नहीं पूछ रहे हैं। यानी किसी का नाम अगर अमित है तो वो थ्रू आउट अमित ही रहेगा अनटिल अनलेस कि उसके साथ कोई स्टोरी ना जुड़ी हो कि 10 बोर्ड्स में आए, नाम चेंज कराने की ज़रूरत पड़ी, या मैंने बाद में अपना नाम मुझे दूसरा पसंद आया चेंज करा लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन यहाँ आपको यही जानना है कि बेसिकली जब किसी का नाम पूछा जाता है तो ऐसी चीज़ें एज इट इज़ ही रहती हैं। ऑलराइट, चलिए नेम विद क्वेश्चन मार्क एज इट इज़ ही रहेगा। अब आते हैं हमारे टेंस पे। तो ये तो सिंपल वाला टेंस ही है, व्हाट इज़ योर नेम, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये तो आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस। तो हमारा इस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जल्दी से अपने कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिए, इसे हम येलो से हाईलाइट करते हैं तब तक। और हमारा इस क्या हो जाएगा, सिंपल सा was हो जाएगा। It's been already written here. I think I just asked to write in the comment boxes. There is no need. यहाँ पर already लिखा हुआ है। तो direct speech का हमारा sentence क्या था, संजय asked Reena what is your name। और जब ये direct sentence जो है जब indirect में तब्दील हुआ तो क्या हुई वो speech, संजय asked Reena what was her name। देखिए कोड्स भी हट गए हैं, वॉट का वॉट ही है, इस बन गया वॉज, योर बन गया हर, और नेम विद क्वेश्चन मार्क रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अगला एग्जाम्पल और यहाँ पर भी एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है। अगेन राहुल आस्क्ड मीनल, वो सेम ही रहा कि आस्क्ड का आस्क्ड है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एज इट इज़ रहेगा, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। देन विल मूव टूवर्ड्स रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हमें ढूंढना है राहुल कहाँ है, मीनल कहाँ है, एंड द क्वेश्चन इज वेयर आर यू फ्रॉम। राहुल इज आस्किंग वेयर आर यू फ्रॉम, और किससे पूछ रहे हैं, मीनल से। तो यू कौन हुआ, मीनल, ठीक है। तो मीनल बन गई हमारी यू। वेयर का क्वेश्चन है तो वेयर रिमेन्स द सेम, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल, वेयर का वेयर ही रहेगा। और आर यू, अब आर में हो सकता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज, चलिए आर का मैं थोड़ी नेक्स्ट बताती हूँ, पहले हम फ्रॉम बता दें। तो फ्रॉम विद क्वेश्चन इट रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो जो सेम है और जो चेंज जो हुआ है वो हमने सब येलो से हाईलाइट कर दिया है अच्छे से। नाउ आर का है। अब आर का यूजुअली क्या होता है, आर होता है एक प्लूरल, ठीक है। ये एक हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या होती है, प्लूरल यानी बहुवचन, ठीक है। और
आर को जब हम पास्ट में करते हैं तो वो भी प्लूरल का तो प्लूरल में ही चेंज होगा। तो ये है प्रेजेंट, और पास्ट में जब चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, जब पास्ट में हुआ तो क्या हो गया, वर। लेकिन यहाँ वॉज आया, यहाँ क्या आया, वॉज। अब मैम ये क्यों हुआ, ये इतना कन्फ्यूजन है कि अब हमने इतना जो सब कुछ समझा था अब तो फिर से कन्फ्यूजन होने लग गया। नहीं, आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होने देना है। ये बिल्कुल सही ही है, गलत नहीं है, और ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इंग्लिश के कुछ इस तरीके के टेढ़े मेढ़े कन्फ्यूज़ करने वाले रूल्स हैं जिनसे हमें डरना नहीं है। वी शुड एंड वी मस्ट फेस देम। तो ये हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू की अगर बात करें, यू की अगर बात करें तो यू प्लूरल और सिंगुलर, यानी भले ही एक वचन है या बहुवचन है, दोनों के ही साथ यू हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी एक व्यक्ति से पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो मैं क्या पूछूंगी, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो यहाँ योर आया। ठीक है, या अगर मैं उसी सेम व्यक्ति से पूछूं कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, एक व्यक्ति से ही पूछ रही हूँ आप क्या कर रहे हो, तो भी मैं एक व्यक्ति से ही पूछूंगी तो यू आ रहा है, व्हाट यू आर डूइंग। अब मैं अगर एक क्लास से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, सब बच्चे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो मैं एकदम गुस्से में उस क्लास में गई और मैं क्या पूछूंगी, व्हाट यू आर डूइंग, यानी मैं क्लास को संबोधित कर रही हूँ। तो क्लास में जितने बच्चे हैं, तो बच्चा तो एक नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे हैं और वो शोर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी जो भी टीचर होगा टाइम पर नहीं क्लास में आया होगा और बच्चों को मिल गया मौका यहाँ पर नॉइस करने का और शोर मचाने का, तो हम वहाँ पर भी क्या पूछ रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग। सो द क्वेश्चन इज द सेम, व्हाट यू आर डूइंग, लेकिन यहाँ पर जो यू है उसका जो संबोधन है वो बदल गया है, यानी हम यू को जो जिस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं वो पूरा तरीके से चेंज हो रहा है। पहले में जब यू यूज़ हो रहा है तब हम एक व्यक्ति को ही संबोधित कर रहे हैं, एक व्यक्ति को ही एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में जब हम यू का यूज़ कर रहे हैं, सो वी आर एड्रेसिंग द होल क्लास, सो मेनी स्टूडेंट्स वी आर एड्रेसिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम वहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यू इस तरीके से आया। लेकिन जब भी यू वर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है तो भले ही एक जने के लिए हो या 100 जने के लिए या उससे ज़्यादा, उसके साथ हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब ही लगती है। जैसे यहाँ पर यू यूज़ हुआ है तो किसके लिए यूज़ हुआ है, मीनल। अब यहाँ कोई 10-12 मीनल थोड़ी है, हमारी एक ही है मीनल, तो एक ही मीनल के लिए जब यू यूज़ हो रहा है तो सीधा आर लगा दिया, सीधा आर लगा दिया, यानी यू जहाँ आ रहा है वहाँ आर ही आएगा, चाहे एक जने की बात हो रही है या 10 जने की या उससे भी ज़्यादा। ठीक है, ये सॉल्व हुआ, हो गया। अब जब हमने यू को चेंज करा, यहाँ तक तो हम सेकंड स्टेशन तक पहुँच गए थे ना, अब हमने जब यू को चेंज किया तो वो शी बनी। क्यों, क्योंकि ये तो हमें पता है मीनल इज़ अ गर्ल, और यहाँ पे जब हम अपने फाइनल स्टेज तक पहुँचे, फाइनल स्टेशन पे पहुँचे, तो यू शी हो गई कि उसने उससे पूछा, तो उससे कहकर हम किसे संबोधित कर रहे हैं, एक फीमेल को, एक लड़की को संबोधित कर रहे हैं। तो लड़की है तो शी आया। यहीं पर अगर मीनल की बजाय मोनू होता, ठीक है, तो मोनू होता तो यहाँ ही हो जाता। ठीक है, यहाँ पर अभी लड़की है तो हमने शी किया। शी आते ही क्या हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक ही लड़की है, वन पर्सन ओनली, वन पर्सन है। ठीक है, जब सिंगुलर हो गया है तो सिंगुलर के साथ कभी भी वर, WERE नहीं लगता है। जब सिंगल होता है तो सिंगल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा स्टूडेंट्स, सिंगुलर ही लगेगा। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब जब इसके साथ इज लगाया जा सकता है और जब वो पास्ट में चेंज हो जाएगा तो वो सिंगल या सिंगुलर का फॉर्म लेके वो पास्ट में चेंज होगा, और इसीलिए यहाँ पर आर का बन जाएगा वॉज और ना कि वर। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको लगाना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स।
दूसरा, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको इसे चेंज करना बताया है उसी सीक्वेंस में अगर चेंज करेंगे दैट विल बी ईजियर फॉर यू। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आर को पहले चेंज कर दिया तो आपने वर ही लगा दिया, राइट। उसके बाद अगर आप यू को चेंज करने पहुँचे तो आपको बाद में जाके पता चलेगा कि अरे ये तो सिंगल एक ही जने की बात हो रही है, 5-7 की बात नहीं हो रही। हाँ, आप चेंज करने के बाद वापस इसको आके करेक्ट कर सकते हैं, बट वाई टू वेस्ट टाइम, अपना समय भी क्यों बर्बाद करना है। और अधिकतर ये होता है कि बच्चे बाद में चेंज करना भूल भी जाते हैं उस वर्ड को, क्योंकि हम एक फ्लो में होते हैं उस टाइम पे। हमें एक सेंटेंस को जल्दी से चेंज करना है और हम वर्ड टू वर्ड चेंज करने का उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमको ये रियलाइज़ नहीं होता कि अरे हमें वो करेक्शन भी करना है। वाई टू ब्रेक दैट फ्लो, उस चीज़ को, वो मोशन को ख़राब ही क्यों करना है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको चेंज करना सिखाया है, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उसी सीक्वेंस में इसे चेंज करेंगे अगर, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ऑल राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा और अब आपको ये थोड़े से आसान भी लग रहे होंगे। सिर्फ एक जगह जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है टेंसेस में, वो भी सिर्फ तब अगर आपको टेंसेस अच्छे से क्लियर नहीं है। मैं इसी वीडियो में पहले भी 2 बार कह चुकी हूँ, अब रिपीट कर रही हूँ कि टेंसेस जिसको नहीं आते आप प्लेलिस्ट में जाके टेंसेस को देखिए, टाइम टू टाइम अपलोड होती रहती है, तो टेंसेस ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। ऑल राइट, तो चलिए ये हमारा पूरा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो चुका है। अब हमारी पहले डायरेक्ट स्पीच का पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। राहुल आस्क्ड मीनल वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। राहुल ने मीनल से पूछा कि आप कहाँ से हैं, और जब यही इनडायरेक्ट स्पीच बनी तो क्या हुआ, राहुल आस्क्ड मीनल वेयर वॉज शी फ्रॉम, यानी राहुल ने मीनल से पूछा कि वो कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो हम बता ही चुके हैं कि क्या है, कितने कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चंस वो होते हैं, यानी इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, पूछताछ वाले क्वेश्चंस। पहले एक ही वो होते हैं जिसमें हाँ और ना में जवाब दिया जा सकता है, और दूसरे वो होते हैं जिसमें हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, उसको थोड़ा सा और क्वेश्चंस और डिटेलिंग थोड़ी सी लगती है। ऑल राइट, आपको स्पेसिफिक आंसर देना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंटेरोगेशन। अब इंटेरोगेशन के अंदर कौन सा एक मार्क लगता है, दिस क्वेश्चन मार्क होता है ये। ठीक है, अब आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो मार्क लगता है वो ये भी होता है, और उसको अगर थोड़ा सुंदरता से अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये या ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि एक्सक्लेमेशन का मतलब होता क्या है। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कुछ रीड कर रहे होते हैं, कुछ पढ़ रहे होते हैं, व्हेनेवर वी आर रीडिंग समथिंग, तो हमें उस रीड करके कभी समझ में नहीं आता कि ये इंसान गुस्से में कुछ कह रहा है या ये इंसान किस भाव से वो बात कह रहा है, with which emotions this person is telling us something or asking us something। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशन समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब सामने से जब हम बात कर रहे होते हैं तो चेहरा देख के या टोन देखकर समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति इस वक्त गुस्से में है या खुश है। जब भी लिखित में कुछ होता है, whenever something is in written, टोन समझना संभव ही नहीं हो पाता कई बार। तो टोन समझने के लिए ही इन मार्क्स का ज़रूरी होता है, जैसे कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ये तो चलो साधारण ही है, वैसे तो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन साधारण से कहने का मेरा मतलब है बहुत ही ज़्यादा कॉमनली जिनको यूज़ किया जाता है और समझा भी जाता है। लेकिन जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया या क्वेश्चन मार्क हो गया, राइट, इस तरीके के ये वो वाले मार्क्स हैं जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी समझाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ आपको और अच्छे से समझा देती हूँ कि एक्सक्लेमेशन बेसिकली एक तरीके का एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन जहाँ पे आप अपना जो भी भाव एक्सप्रेस करते हो वो बहुत ही तगड़े तरीके से करते हो। जैसे मान लीजिए अगर आप अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और आप थोड़े दिनों पहले ही भारत पाक मैच भी था, तो वहाँ पर जब जैसे ही इंडिया जीती तो हुर्रे, वाओ, या लेट्स से जीतने का तो वो रिज़ल्ट तो चलो बाद में आया था, बट मैच के दौरान भी जब भी हमारे
जो इंडियन प्लेयर्स थे, जब भी उन्होंने चौके छक्के मारे, जितनी भी बाउंड्रीज ली या आउट भी किया, दूसरी टीम के लोगों को आउट भी कर रहे थे, तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन थे, वाओ कितना शानदार है, थैंक यू, जो नॉर्मल थैंक यू नहीं है, थैंक यू थोड़ा सा स्ट्रांगली एक्सप्रेस करके। तो जब इस तरीके के स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस आते हैं विथ हिंट ऑफ शॉक, विद अ हिंट ऑफ शॉक, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है एक्सक्लेमेशन। वहाँ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैज़ अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सबसे पहले तो ये कि अगर आप ये साइन अगर देख लो तो ये आपको पता ही चल जाएगा कि एक्सक्लेमेशन ही है। आफ्टर इट विच चेंजेस इनटू अ फुल स्टॉप इन द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो एक्सक्लेमेशन मार्क जो है साइन होता है, जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो वो फुल स्टॉप होता है। ठीक है, फुल स्टॉप क्यों होता है वो, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत एक ताज्जुब या शौक या एक झटका आने का एक्सप्रेशन होता है ये, कि सच में वाओ, इस तरीके की अगर कोई बात है तो हम वहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। लेकिन ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन आ चुका है, अब इस एक्सप्रेशन को जब हम किसी और को बताएंगे तो हम सिंपल से ये बताते हैं, अरे वो बहुत खुश हुए थे, सब बहुत ज़्यादा हुर्रे कर रहे थे, किसी ने कहा वाओ, किसी ने कहा ये, तो हम थोड़ा सा वो जो एनर्जी लेवल है ना, थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाता है, थोड़ा सा कम आ जाता है। तो वहाँ पर वो सेम एनर्जी से आप वो बात नहीं बता रहे होते हैं, वो सिर्फ बता रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। ऑलराइट, तो होपफुली आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी, और यही रीज़न है कि एक्सक्लेमेशन इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप में चेंज हो जाता है। दूसरा, इन इनडायरेक्ट स्पीच द एक्सक्लेमेटरी फ्रेज और वर्ड इंटरजेक्शन इज रिप्लेस्ड बाय exclaimed with joy, sorrow, regret, surprise, contempt, etc. देखिए अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन है, अभी अभी मैंने बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच है दो हिस्सों में बटी हुई है। पहली क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्लस रिपोर्टेड स्पीच। ऑलराइट, ये दो हिस्सों में ही बटी हुई है। अब ये दो हिस्सों में बटने के बाद ये जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं, मतलब जहाँ पर जुड़ते हैं ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस, जहाँ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जुड़ते हैं, यानी ये जगह दिस इज नोन एज इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना होता है, यहाँ हमें ऐड करना होता है एक्सक्लेमेशन विद। क्या ऐड करना होता है, एक्सक्लेमेशन विद, एक्सक्लेम्ड विद, आई एम सॉरी, नॉट एक्सक्लेमेशन, वो एक्सक्लेमेशन बोलते बोलते एज इट इज़ वही मुंह से निकल गया। स्टूडेंट्स, एक्सक्लेम्ड विद लगाना है, यानी यहाँ जहाँ पे ये दोनों सेंटेंसेस जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, वहाँ क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद। ये जो जॉय, सॉरो, रिग्रेट, सरप्राइज, कंटेम्प्ट एट्सेट्रा, इसे अभी ध्यान ना दें, सिर्फ यहाँ तक ध्यान दें कि एक्सक्लेम्ड विद लगाना है। आई होप यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। जब ये लगाया तो उसके बाद ये देखो अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं, जॉय, सॉरो, तो जॉय क्या होता है, हैप्पीनेस का, कि जॉयफुल, खुशी का, कि बच्चे बहुत खुश थे। सॉरो का, सॉरो यानी सैड, उदास, ठीक है, दुखी, वो। रिग्रेट क्या है, कि मुझे उसका बहुत रिग्रेट है, यानी अफसोस होना, किसी भी बात का अफसोस। तो ये अफसोस ही क्या कहलाता है, रिग्रेट कहलाता है, अफसोस। और सरप्राइज क्या होता है, एकदम चौंका देने वाला आपको, ठीक है, एक चौंकने का जो एक्सप्रेशन होता है। और कंटेम्प्ट का क्या मतलब होता है, कंटेम्प्ट का बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने का एक जो शुरुआती दौर है, कि इसने इस चीज़ को करने का कंटेम्प्ट लिया है, यानी इनिशियल स्टेप कहना ठीक रहेगा कि एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। ओके, ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊंगी तो यहाँ पर कंटेम्प्ट को समझना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा।
लेकिन ये सिर्फ इतने ही वर्ड्स नहीं हैं जहाँ पे आपको एक्सप्रेशंस समझ में आते हैं। यहाँ एक्सप्रेशंस के बहुत वर्ड्स हैं, जैसे लेट्स से एक्साइटेड भी है, ठीक है, तो एक्सक्लेम्ड विद एक्साइटेड। तो आप ये बस मत सोचिए कि बस इतने ही वर्ड्स हैं। यहाँ पर आपकी ड्रिल क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ आपको ये समझना है कि जो डायरेक्ट स्पीच है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की जो डायरेक्ट स्पीच है, वो डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर ये पता लगाना है कि भाव कौन सा है, इमोशन कौन सा है, ठीक है। अगर इमोशन खुशी का है या इन्जॉय करने का है या जो इस तरीके का कुछ भी है कि बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड फील कर रहे हैं उस वक्त, तो वो एक्सप्रेशन का वर्ड वहाँ लिखा होगा और उस वर्ड को पढ़कर ही आपको ये समझना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि जॉय, सॉरो, रिग्रेट, सरप्राइज या कंटेम्प्ट में क्या आएगा, ठीक है, कौन सा वर्ड इनमें से आपको सेलेक्ट करना है, बस इतना ही। एक्सक्लेम्ड विद सब में ही सेम रहेगा, ऑलराइट। और ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, वही सारे इमोशंस होते हैं। जैसे थैंक यू सो मच, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, अगर हिंदी में भी बोलेंगे तो इसी तरीके से आएंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कृतज्ञ हूँ, इस तरीके के वर्ड्स, ऑलराइट। आई एम श्योर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो एग्जाम्पल्स से बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग जो अभी एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताए थे, अलग अलग एक्सप्रेशंस जो मैंने बताए थे, क्या मैं एक दो वर्ड्स और उसमें ऐड कर सकती हूँ? वेल, एक वर्ड उसमें है जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है, वो है एक्साइटेड, ठीक है, या हैप्पी भी यूज़ होता है, काफ़ी बार यूज़ होता है। कंटेम्प्ट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है कई बार। ये वर्ड मैंने आपको यहाँ इसलिए लिखा है, कई बार ये एक किस्म की कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। जैसे अभी अभी मैंने कंटेम्प्ट का आपको मीनिंग क्या बताया है, कंटेम्प्ट का मीनिंग मैंने आपको ये बताया है कि किसी भी तरीके का जो इनिशियल, जैसे एक तरीके से वर्ड होता है अटेम्प्ट, किसी चीज़ का अटेम्प्ट लेना, ठीक है, तो एक तरीके का प्रयोग भी कह सकते हैं हम उसको, और हम कह सकते हैं कि शुरुआत करना। और कंटेम्प्ट के और क्या क्या मीनिंग होते हैं, किसी चीज़ की डी वैल्यू, किसी चीज़ को डी वैल्यू करना, ठीक है, या एक कंटेम्प्ट टू कोर्ट। अगर आपने कई बार ये सेंटेंस ज़रूर सुना होगा, इट इज़ अ कंटेम्प्ट टू कोर्ट, यानी ये जो है वो इस अदालत की तौहीन है। तो ये तौहीन भी कहा जा सकता है इसको, मैं इसको हिंदी में ही लिखती हूँ। तौहीन क्या होता है? इंसल्ट, इंसल्ट, कंटेम्प्ट टू कोर्ट, इंसल्ट या तौहीन, ठीक है। और इसका एक क्या मीनिंग और निकल के आता है, यानी ही वॉज कंटेम्प्टेड टू मर्डर, यानी कंटेम्प्टेड टू मर्डर का मतलब ये होता है कि अगर इस व्यक्ति ने हत्या की है तो उस हत्या के आधार पे, इस गुनाह के आधार पे इसको जेल दी जा रही है, पनिश किया जा रहा है, ठीक है, पनिश, पनिश। तो देखिए, तीन चीज़ें तो मैंने अभी अभी लिख दी हैं। तो कंटेम्प्ट का हमेशा एक शाब्दिक अर्थ के तौर पे आप कभी ना जाएं। इसका जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंसेस में, सिर्फ यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ही बात नहीं कर रही हूँ स्टूडेंट्स, कहीं पर भी बात हो इसकी, थोड़ा सा सेंटेंस को पढ़ के और फिर इसको अंडरस्टैंड करें। हमेशा इसका शाब्दिक अर्थ अप्लाई नहीं करें, ये आपसे ज़्यादा समझने में आपको सरलता, आसानी रहेगी। इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इंटायर मीनिंग, ऑलराइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे यूजुअली एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं यूजुअली वहाँ पर कंटेम्प्ट वाले सेंटेंसेस कम दिए जाते हैं, क्योंकि एक लेवल से
उससे आगे बढ़कर ही वो उस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और सेंटेंसेस बनते हैं। आप अगर इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेंगे तो ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। और इनके अलावा एक्साइटेड, हैप्पी, ये वाले वर्ड भी, या जॉयस, यस जॉय का ही है, JOYOUS, ये भी वर्ड जो है, ये 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, एक्साइटेड, हैप्पी, जॉयस, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। शॉक्ड भी लिख सकते हैं, सरप्राइज जैसे है तो शॉक्ड भी लगते हैं, मैं आई एम शॉक्ड, ये कैसे हुआ, यू नो समथिंग लाइक दैट, तो वो भी आप लिख सकते हैं। सो मैनी सरप्राइज्ड एंड शॉकिंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, जिन्हें आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या आया, द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब यहाँ पर बच्चा खुशी है ना कि वो मैच जीत गया, राइट तो यहाँ पे जो रूल्स अभी तक हमने सेंटेंसेस पे लगाए थे, चाहे इंटेरोगेटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, इन तीनों ही अगर सेंटेंसेस की मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैंने जो रूल्स बताए थे, जिस तरीके से समझाने का भी एक जो तरीका था और जो टेबल्स बनाया था, वो इट वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट। हियर इट इज़ डिफरेंट। यहाँ सीधे सीधे सेंटेंसेस हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा एक रिप्लेसमेंट है। क्या है, रिप्लेसमेंट, सीधा सीधा रिप्लेसमेंट है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब चेंज करते हैं तो पास्ट में वो चेंज हो जाता है, और जो पास्ट वाले जो रूल्स थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस एंड सो ऑन, ये तो सेम ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंज इन देम, उनमें कोई बदलाव नहीं है। उसके अलावा देयर विल ओनली बी अ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट, जैसे द बॉय सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब ये सेंटेंस कनेक्ट कहाँ से होता है, द बॉय सेड, तो यहाँ पर क्या होगा, shouted with joy that, ये that ज़रूर आएगा, ठीक है, ये that ज़रूर आएगा स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। that they had won the match, कि वो इस मैच को जीत चुके हैं। अब यहाँ पर कैसे एक्सक्लेम्ड हुआ और कौन सा एक्सप्रेशन आ रहा है और क्यों आ रहा है, ये भी समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं उसे। अब यहाँ पर ये जो शाउटेड है, ये शाउटेड का मैंने आपको बताया था कि एक्सक्लेम्ड विद, जो पिछले डेफिनेशन में हमने देखा था या मीनिंग समझ रहे थे, उसमें आया था एक्सक्लेम्ड विद, ऑलराइट। तो एक्सक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेम्ड का शाब्दिक अर्थ जो है, जो लिटरल मीनिंग है, वो होता है ज़ोर से किसी बात को बोलना, ठीक है, कोई भी बात हो या शब्द हो, वर्ड है, फ्रेज है, वट एवर इट इज़, उसे थोड़ा ज़ोर से बोलना, एक तरीके से एक अधिकार के साथ उस चीज़ को कहना, ठीक है। अब यहाँ पर जो शाउटेड आ गया है, तो शाउटेड तो हमें मालूम ही है कि ज़ोर से ही चिल्लाना, तो जो एक्सक्लेम्ड है, तो यहाँ ये जो बच्चा है उसने किस तरीके से अपना एक्सप्रेशन ये दिया है, शाउट करके, चिल्ला के इसको एक्सक्लेम किया है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक्सक्लेम्ड वर्ड है, हर जगह उसे इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज़ किया जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड की जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब एक्सक्लेम्ड का यहाँ एक्सप्रेशन क्या है, शाउटेड, तो शाउटेड वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें अपने आप आपके जहन में बैठ जाएंगी, आपके दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाएंगी। सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ऑलराइट। अब यहाँ पर है कि जब द ओल्ड मैन सेड एलिस, ये एग्जाम्पल हम बाद में अच्छे से क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर शाउटेड जैसा कुछ नहीं, तो एक्सक्लेम्ड कैसे किया। ये जो सैडली है, ये सैडली क्या है, ये सैडली आपका जो ये जॉय वाला एक्सप्रेशन है वो भी है, एक्सक्लेम्ड है वो भी है, कि बहुत ही उदास वे में कहा, तो मतलब बहुत उदास है,
ठीक है, तो यहाँ यही एक्सक्लेम हो रहा है, यानी एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेम किससे आया है, बेसिकली एक्सक्लेमेशन से ही, कि ये एक्सक्लेम हो रहा है कि बहुत ज़्यादा उदास है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये वर्ड एक्सक्लेम हर बार यूज़ नहीं करना है। इनफैक्ट क्या यूज़ करना है, एक्सक्लेम के लिए जो, एक्सक्लेम को दिखाने के लिए जो वर्ड होता है, वो वर्ड जो एक्सक्लेम को रिप्रेजेंट करता है वो वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ है शाउटेड, तो यही करना है। यहाँ पर है सैडली या सॉरोफुली भी हम यहाँ लिख सकते थे कि सॉरोफुली या सॉरली, जो भी वर्ड यहाँ पर अप्रोप्रिएटली आ सके वो। आई एम श्योर आपको ये जो एक्सक्लेम्ड का जो मीनिंग है और एक्सक्लेम्ड शब्द का इस्तेमाल सेंटेंस में या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से होता है, वो किस तरीके से शामिल करना है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कीप प्रैक्टिसिंग, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि ये कई बार होता है बहुत इजी लगते हैं, कई बार बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। इजी तो हैं, कंफ्यूजिंग भी हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल भी ना, तो ये ईजी तो है ही है, कन्फ्यूजन हर तरीके का दूर हो जाएगा। और अगर कहीं पर ये लग रहा है कि मुश्किल है, तो लेट मी टेल यू, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर शाउटेड जो आया है, वो शाउटेड आया है सेड की जगह पे। सेड रिप्लेस किससे हुआ है, शाउटेड से। क्योंकि जब हुर्रे कर रहे होंगे और मान लो स्टेडियम है और स्टेडियम में जो मैच खेल रहे हैं और जब वो मैच जीत रहे हैं, तो हम एकदम अपनी सीटों से सब उछल पड़ते हैं और हुर्रे हुर्रे शोर मचाते हैं। इनफैक्ट वी स्टार्ट डांसिंग, नाचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब हम एक बहुत एक्साइटमेंट या कुछ एक एक्सप्रेशन, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ही यहाँ दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे वाओ हम मैच जीत गए, हुर्रे, ऐसा तो नहीं होगा। चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे उस विक्ट्री को, राइट। तो यहाँ ये जो शाउटेड है वो वही सेलिब्रेशन एक्सप्रेस यहाँ कर रहा है कि जैसे ही वो लोग जीते वो एकदम चिल्लाए कि ये हम जीत गए, ठीक है। तो इसलिए सेड शाउटेड में चेंज हुआ है सिंपली। जब हुर्रे की बात आई तो हुर्रे क्या जताता है, हुर्रे दिखाता है यहाँ पर विद जॉय भी हो सकता है, विद एक्साइटमेंट भी हो सकता है, बट जॉय इज मोर अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए आप लिख देते हैं कि विद एक्साइटमेंट, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो आंसर आपका रॉन्ग कर दिया जाए। विद जॉय का मतलब होता है खुशी से, एकदम खुशी से झूम उठे बच्चे कि वो जीत गए। वहीं पर अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होता कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, तो वो इसलिए एक्साइटेड हो जाता कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं मैच के लिए बहुत मेहनत करूँगा और अब मैं जीतने की पूरी मेहनत करूँगा, ठीक है। इस तरीके का अगर कुछ होता तो वहाँ पर आता एक्साइटेड। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। अगेन आई विल से दिस नीड्स प्रैक्टिस। एक बार यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया और प्रैक्टिस करने लगे तो आपको ये जो एक्सप्रेशंस कहाँ पर कैसे यूज़ करने हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो द बॉय सेड हुर्रे, यहाँ तक तो हो गया। नाउ कम्स, जब बात हो गई है तो बात के बाद आएगा दैट, कि बच्चे खुशी से झूम उठे कि, ये की जो है वो ही दैट वही बता रहा है कि, ये जो की है दैट वही बता रहा है। ये ज़रूर आएगा हर एक्सक्लेमेशन में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आएगा। तो ये आ गया दैट, और इसको अंडरलाइन भी इसीलिए मैंने किया है कि इसका कोई अलग अलग रूल नहीं है कि इस वाले एक्सक्लेमेशन में तो आएगा और इस वाले में नहीं आएगा। नो, सब में दैट आएगा। तो जैसे ही आप ये वाला जो इंटरजेक्शन वाला जो सेंटेंस है, रिमेंबर इंटरजेक्शन, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जहाँ ऐड हो रहे हैं वहाँ पर ही एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन आता है। तो वहाँ पर ये जैसे एक्सप्रेशन आकर ख़त्म हो उसके बाद आपको ऐड करना है दैट, ठीक है। तो यहाँ आपने ऐड कर दिया है दैट। अब फिर से वही ड्रिल, हमारी वही एक्सरसाइज शुरू हो गई कि दे कौन है, वी, क्योंकि यहाँ पर कोई और इस इंफॉर्मेशन को बता रहा है। पहले क्या बोला जा रहा है डायरेक्ट स्पीच में कि हम मैच जीत गए, लेकिन जब ये बात कोई दूसरा व्यक्ति किसी और को बताएगा तो क्या बताएगा, वे लोग मैच जीत गए। तो वे का क्या होता है इंग्लिश में, दे, ठीक है। दे हैड वन द मैच, हैव क्या हुआ,
हैव बन गया पास्ट। रिमेंबर, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जब भी चेंज होती है इनडायरेक्ट में तो वो पास्ट में बदल जाती है। तो हैव हो गया हैड। वन द मैच सेम ही है, वन द मैच। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तो और यहाँ पे लिखा है द ओल्ड मैन सेड एलिस आई हैव लॉस्ट माई पर्स। तो यहाँ एलिस क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे भी हुर्रे के बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। हुर्रे के बाद यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे यूजुअली चाहे फुल स्टॉप की बात हो या क्वेश्चन मार्क की बात हो, तो ये कहाँ पर आते हैं, ये हमेशा किसी भी सेंटेंस के आखिर में आते हैं, ठीक है। और यहाँ सेंटेंस हम यूजुअली ये मानते हैं कम से कम 3-4 वर्ड्स का तो होता ही है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम या योर नेम इज़, ओके। तो ये पूरा एक सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो, तो उसमें 3-4 वर्ड्स तो होते ही हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जो एक वर्ड में भी ख़त्म हो जाते हैं। ये जो है ये पूरा हुर्रे जो है ना, हुर्रे एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस ही है स्टूडेंट्स। ये एक पूरा सेंटेंस ही है जो एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन दे रहा है आपको। तो ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है ताकि आपको पूरा ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर हो जाए। ऑलराइट, इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से सेकेंड सेंटेंस में ये चेंज हो रहा है। अब सेकेंड सेंटेंस में जैसे यहाँ पर तो सेड की जगह आ गया था शाउटेड, लेकिन क्या यहाँ पर इस तरीके का कोई भी चेंज है? नहीं है। ऐसा क्यों? चेंज क्यों नहीं है? चेंज वहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो एलिस का मतलब क्या होता है, एलिस का मतलब दुख जाहिर हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का जो पर्स है वो चोरी हो गया है, ठीक है। किसी ने उसकी पॉकेट मार ली है, पिक पॉकेटर ने उसकी पॉकेट मार ली है। अब पिक पॉकेटर का क्या मतलब होता है? पिक पॉकेटर का मतलब होता है चोर, वो जो पॉकेट मारता है, आप जेब कतरा, ओके। तो जेब कतरे ने इनका पर्स मार लिया, तो इसलिए ये क्या है? दुखी हैं। और एलिस का अगर शाब्दिक अर्थ आप जानना चाहें तो हो सकता है उफ़ो, अरे, ओहो, इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एलिस को दर्शाते हैं। ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, एलिस और एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो ये ओल्ड मैन है, ये जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका जो पर्स है वो चोरी हो गया है। तो अब जब दुख की बात कहेंगे तो वहाँ पर तो शाउटेड नहीं आएगा ना, वहाँ पर तो शाउटेड नहीं आएगा, वहाँ पर तो हुर्रे वाला एक्सप्रेशन तो नहीं हो रहा होगा। दुखी होकर जब कोई बात कही जाती है, गुस्से में अगर कही जाती तो शायद हम कुछ और बोल रहे होते कि उसने ऐसा किया। और जब सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही हम समझ जाएंगे कि ये जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है वो गुस्सा कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। यहाँ पर दुखी हैं तो बहुत ही साधारण और सरल तरीके से अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज सॉरो विथ अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन एंड दैट इज़ वाई सेड यहाँ पर सेड ही रहा। ये देखा जाए स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा वही प्रैक्टिस वाली बात है, ये याद करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, मेमोराइज करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा इस तरीके के सेंटेंसेस में तो सेड का सेड ही रहा, इस वाले सेंटेंसेस में सेड का शाउटेड हो गया, इसमें एक्साइटेड हो गया। नहीं, ये इस तरीके से याद करने की या रटने वाली चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स। ये आपको जब समझ में एक आने लगेगा कि किस रवैये में बने रहकर किसी ने कोई अपनी बात कही है, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ सेड आना चाहिए या आस्क्ड आना चाहिए या शाउटेड आना चाहिए या क्राइड आना चाहिए। ये आपको तब समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, बट कीप प्रैक्टिसिंग, वो नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। तो पहले यहाँ समझ लीजिए कॉन्सेप्ट एंड देन कीप प्रैक्टिसिंग। उसके बाद द ओल्ड मैन सेड सैडली, सैडली क्योंकि एलिस का क्या बना? सैडली दैट। जैसे ही इंटरजेक्शन वाला यहाँ पर आ गया उसके बाद तो हमें दैट लगाना ही है, दैट हमने लगा दिया। अब यहाँ सैडली क्यों है? क्योंकि दुखी से ही तो बोल रहे हैं ना एकदम कि कितना ज़्यादा दुखी है वो कि उनका पर्स जो है वो चोरी हो गया। तो इसलिए यहाँ आ गया सैडली। और उसके बाद दैट लगाना कंपल्शन है यहाँ पे, तो दैट हमने लगा दिया। अब आई क्या बन गया यहाँ पे? आई बिकम्स व्हाट? ही। अब ओल्ड मैन है, वुमन तो है नहीं,
मैन है तो मैन यानी मेल के लिए ही लगता है, अगर ओल्ड वुमन होती तो क्या होता, शी लग जाता। ठीक है, दैट ही हैव का क्या हो गया, हैड लॉस्ट हिज पर्स, हिज पर्स, तो माई क्या हो गया, हिज हो गया। ऑलराइट, तो ये कैसे चेंज हुआ, जैसे हमने अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पूरा समझा था कि किस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट से चले, उसके बाद दूसरे स्टेशन पे पहुँचे कहाँ, रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट पे, और फिर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट से कहाँ आए, रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट पे। तो ये 3 स्टेशंस की जर्नी मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाई है। सेम उसी तरीके से वो जर्नी यहाँ पे अगर तय करेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से हुआ। तो द ओल्ड मैन सेड सैडली दैट ही हैड लॉस्ट हिज पर्स। स्टूडेंट्स, सारे रूल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ ताकि आप बहुत इजीली और क्विक तरीके से ये सब समझ सकें। वैसे तो अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स की बात करें, दे आर प्लेथोरा ऑफ रूल्स, बहुत 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 सारे रूल्स हैं, लेकिन ये वही सारे रूल्स हैं जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखकर मैंने यहाँ पर शामिल करे हैं इस वीडियो में, और इसके पहले वाली वीडियो में भी जो अफर्मेटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस पर मैंने बनाई थी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हैं, ताकि आपको अपने क्वेश्चंस को या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में आसानी रहे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी रूल्स समझ में आ गए होंगे, ये सभी एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हमारा रिपोर्टेड स्पीच पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ होता है, और उसी के साथ ही वीडियो भी यहाँ एंड होता है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है टॉप क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ई बुक्स और ई नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दिए गए हैं, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। और वीडियोस के एक्सेस के लिए आप www.magnetbrains.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।